डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और हमने देखा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है और अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करता है। और हमने देखा कि अनुच्छेद 19 अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि भारतीय नागरिकों को 7 तरह के स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 20 के तहत अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं के बाद में अनुच्छेद 20 में भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह है अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इस अनुच्छेद के तहत अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए और उसे कानून की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा अपराध सिद्ध होने तक किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता और अपराध के लिए दंड देते समय व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय के कानून के अनुसार ही उसको दंडित किया जा सकता है। यानी राज्य वर्तमान में बने हुए कानून के आधार पर भूतपूर्व में किए गए अपराध के लिए व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले कोई अपराध किया था, उस व्यक्ति को आज के कानून के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता बल्कि उस पर कानून की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा उसका दोष सिद्ध किया जाएगा। दोष सिद्धि के बाद में उस पर 10 साल पुराने कानून से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा जिस समय उसने वह कानून का उल्लंघन किया था। तो यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को बंदी बनाने और एक अपराध पर एक से अधिक बार दंडित करने, बिना दोष सिद्धि के कानून की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा दोष सिद्धि के बिना गिरफ्तार करने से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। और यहाँ कानून की निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया है। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इतना ही रह जाता है कि न्यायालय ये देखे कि व्यक्ति को बंदी बनाते समय कानून की निर्धारित प्रक्रिया का प्रयोग या उसका अनुसरण किया गया है। कानून उचित है या अनुचित इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार भारतीय न्यायालय को नहीं है, जबकि अमेरिका के न्यायालय में कानून की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है बल्कि वहां विधि के अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहां के न्यायालय को यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह कानून की निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ यह भी देखता है कि कानून उचित है या नहीं, जबकि भारतीय न्यायालयों के ऊपर एक सीमा, एक दायरा निर्धारित कर दिया गया है कि भारतीय न्यायालय केवल कानून की निर्धारित प्रक्रिया पर ही विचार करेगा। कानून के औचित्य अनुचित्य पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र न्यायालय का नहीं है, यह अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापिका को दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 बिना अपराध किए एक अपराध से अधिक बार दंड दिए जाने से और अपराध की दोष सिद्धि के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने या दंडित किए जाने से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इसी तरह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि बिना
किसी निर्धारित कानून या दोष स्थिति के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से, बिना अपराध किए किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और उस पर दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए भी कानून की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा उसके पर दोष सिद्धि या अपराध करना सिद्ध हो जाने पर ही उसके जीवन को निर्धारित प्रक्रिया और निर्धारित कानून के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन का हरण कर सकता है। अन्यथा राज्य बिना किसी अपराध के व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी व्यक्तियों को प्राप्त है। आपातकालीन समय में भी राज्य या सरकारें इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती। आपातकाल में भी व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यहाँ दैहिक स्वतंत्रता में निवास की या आवास की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। यानी व्यक्ति को उसके आवास से भी बिना वजह, बिना अपराध किए निष्कासित नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बंदीकरण तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। बंदीकरण और निरोध से संरक्षण का तात्पर्य है कि यह कोई व्यक्ति को बिना वजह राज्य गिरफ्तार नहीं कर सकता और गिरफ्तार करते वक्त भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध की जानकारी दी जाएगी। यानी बिना व्यक्ति को अपराध बताए व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। उसे बिना अपराध के अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता और बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर जिसमें उसे न्यायाधीश के निकटतम सक्षम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। इस समय में 24 घंटे में व्यक्ति के लाने और ले जाने का समय भी सम्मिलित है। व्यक्ति को यह अधिकार, बंदी बनाए गए व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने वकील से परामर्श कर सके, अपनी कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके और इसी के तहत व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह अधिकार व्यक्ति की राज्य के मनमानी से की गई जो अधिकारों के हनन की व्यवस्था है या मनमानी से व्यक्ति को गिरफ्तार करने से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बंदीकरण तथा निरोध का संरक्षण केवल 2 तरह के नागरिकों पर या 2 परिस्थितियों में ही नागरिकों से छीना जा सकता है। पहला है शत्रु देश के निवासियों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यानी शत्रु देश के निवासियों को गिरफ्तारी से यह सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के तहत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उन व्यक्तियों को बंदीकरण और निरोध से संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। उन्हें बिना अपराध की जानकारी दिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध बंदीकरण और निरोध से संरक्षण के तहत आता है। ऐसे यह अधिकार, बंदीकरण और निरोध से संरक्षण का अधिकार 2 प्रकार के लोगों को नहीं प्राप्त होता। पहला, शत्रु देश के नागरिकों को और दूसरा, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के उपखंड 4 में किया गया है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि निवारक निरोध वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अपराध किए बिना ही अपराध किए जाने के पूर्व व्यक्ति को नजरबंद करना। यानी बिना अपराध
किए जाने से पहले व्यक्ति को नजरबंद करना इसका अर्थ है। यह कोई अधिकार या संरक्षण या अपराध का दंड नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति के संदर्भ में ये संशय हो जाए कि ये व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है, अपराध करने से पहले ही उस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति वह अपराध कर ही नहीं पाए। तो ये अपराध के लिए दंड नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की एक प्रक्रिया है। निवारक निरोध भारत में शांति काल और युद्ध काल दोनों ही समयों में लागू होता है। हालांकि विश्व के अनेक देशों में, विश्व के अनेक लोकतांत्रिक राज्यों में केवल युद्ध के समय इस कानून का सहारा लिया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने शांति काल और युद्ध काल दोनों स्थितियों में निवारक निरोध की व्यवस्था को लागू किया है, जो कि एक विवादास्पद विषय भारतीय संविधान के तहत रहा है। संविधान सभा में भी इस पर काफी आलोचना प्रत्यालोचना हुई थी। निवारक निरोध का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट को हम निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई अधिनियम बनाए और कई अधिनियम उन्होंने लागू किए। निवारक निरोध के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर बनाए गए अधिनियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निवारक निरोध के तहत पहला कानून बना निवारक नजरबंदी अधिनियम 1900, जो कि 1950 से 1969 तक लागू रहा। इसी प्रक्रिया के तहत दूसरा जो कानून बना वह आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसे मीसा के नाम से भी जाना जाता है। यह 1971 से लेकर 1979 तक लागू रहा। अगला कानून इस संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना, जो कि 1981 से लागू किया गया। इसी संदर्भ में नेक्स्ट है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक कानून, जिसे टाडा के नाम से भी जाना जाता है। यह 1985 से लेकर 1995 तक लागू रहा। अगला इसमें कानून बना आतंकवाद निरोधक कानून, जिसे पोटा के नाम से जाना जाता है। यह 2002 से 2004 तक लागू रहा। नेक्स्ट है गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004। इस तरह समय समय पर केंद्र सरकार ने निवारक निरोध के तहत कई कानून बनाए। वर्तमान में दो तरह के कानून निवारक निरोध के तहत लागू है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम मीसा के नाम से जानते हैं, और दूसरा है गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश 2004। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1981 में लागू हुआ था और इसे पूरे भारत में लागू किया गया था, उस समय कश्मीर को छोड़कर। इसमें संशोधन किया गया 1984 में, और 1984 में इसमें अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करके दो व्यवस्थाएं लागू की गई कि पहला, किसी व्यक्ति का निवारक निरोध के तहत नजरबंदी की अवधि समाप्त हो जाने या उसे अवधि से छूट मिल जाने या उसे रिहा कर दिए जाने के बाद में भी दोबारा आदेश देकर उसे रिहा करने के आदेश मिल जाने के बाद में भी दोबारा आदेश देकर ऐसे व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। और दूसरा जो व्यवस्था इस संशोधन में की गई थी 1984 में, वह ये थी कि अब न्यायालय को निवारक निरोध के तहत लगाए गए आरोपों में के निवारक निरोध के कारणों पर अलग अलग विचार करके इस पर निर्णय देना होगा। पहले ऐसा होता था कि एक व्यक्ति पर निवारक निरोध के कई कारणों के तहत निवारक निरोध अधिनियम लागू हुआ,
या उसको नजरबंद किया गया उस अधिनियम के तहत, और न्यायालय ने किसी एक कारण पर विचार करते हुए उसे अवैध घोषित करके उसको बरी कर दिया। अब न्यायालय ऐसा नहीं कर सकते, न्यायालय को हर कारण पर अलग अलग विचार करके निर्णय देना होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का जल्दी से नजरबंदी समाप्त होना या नजरबंदी को अवैध घोषित करना मुश्किल हो गया है। अभी वर्तमान में दूसरा जो कानून है, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, यह लागू किया गया और यह इसमें संशोधन किया गया और जो टाटा के सारे इसमें संशोधन करके इसको वर्तमान में लागू कर दिया गया है। इसी के तहत एक और कानून वर्तमान में लागू है, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी अधिनियम निरोधक अधिनियम 1974 और 84 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें तस्करों के लिए जो नजरबंदी की अवधि थी वह 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। दूसरा जो कानून निवारक निरोध के संदर्भ में अभी वर्तमान में लागू है वह गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश 2004 है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कानून लागू किया गया है। मूलतः ये कानून 1967 में बना था, लेकिन 1900 इसको कोटा का ही हम मिश्रित रूप कह सकते हैं या कोटा का संशोधित रूप कह सकते हैं। 1967 में ये कानून बना था, लेकिन 2004 में इसमें आवश्यक संशोधन किए गए और 24 संशोधन करके इसे अध्यादेश के रूप में पारित किया गया और कोटा के अधिकांश जो अधिनियम थे, अधिकांश जो व्यवस्थाएं थी उसको इसके तहत ग्रहण कर लिया गया, इस कानून में ले लिया गया। तो 2 जो कानून है वह वर्तमान में निवारक निरोध के तहत केंद्र सरकार के लागू है। राज्य सरकारें भी समय समय पर इनमें कानून बनाती रहती है, उनको भी नजरबंदी का अधिकार है और वह भी अपनी विधायिका में इस संबंध में कई तरह के कानून बनाती रहती है। निवारक निरोध अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है और इसकी संविधान सभा में भी बड़ी प्रत्यालोचना हुई थी और इसे लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अनेक राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, लोकतांत्रिक राज्यों में। और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्र में जहां इस अधिनियम को लागू किया जाता है वहां भी केवल युद्ध काल में ही इस अधिनियम को लागू किया जाता है, शांति काल में इस अधिनियम को वहां भी लागू नहीं किया जाता। तो जो आलोचक है वे ये मानते हैं कि इसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो जाती है या इसमें जो अधिकार व्यक्ति के अधिकारों का हरण होता है।